हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसको बिल्कुल दौड़ा के चलाओ, क्योंकि अब देखिए उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। आप सबको प्रिपरेशन को बिल्कुल धार देना शुरू कर देना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपका ये सेशन है कि कैसे अब जो बचे हुए दिन रह गए हैं उसमें आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आपके पास पेपर वन भी है, पेपर टू भी है। उसमें 10 यूनिट पेपर वन में आपको कंप्लीट करनी है, 10 यूनिट पेपर टू में कंप्लीट करनी है। रह गए हैं आपके पास 70 डेज। तो आज का सेशन ये बात करेगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए और इसमें डेज को बाइफरकेट करके आप कैसे अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो और प्रिपरेशन जो है अच्छी स्ट्रांग कर सकते हो और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम, जिसमें एजुकेशन की भी क्लास हो रही है, एजुकेशन पेपर टू और पेपर वन की भी, तो दोनों का कॉम्बो पैकेज आपके लिए है। दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हो इसकी अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपने एजुकेटर के बारे में जान सकते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर महविश, और मैं आपको पेपर टू एजुकेशन इसी प्लेटफॉर्म पर, इसके अलावा यूजीसी नेट गुरुकुल पर पेपर वन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्या आपका जो है इस टाइम पर अब जो है तरीका होना चाहिए ताकि आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट करते रहो। अगर स्टार्ट तो नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी यूनिट्स की। यूनिट हमारे पास पेपर टू में है 10। पेपर टू एजुकेशन की बात करेंगे और पेपर वन में भी आपके पास 10 यूनिट है। सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि यूनिट वाइज प्लानिंग बनाइए। देखिए, ये बहुत बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है लेकिन बहुत काम करती है। आपकी कुछ यूनिट ऐसी होगी जो बिल्कुल आपके हाथ में होगी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। जैसे आपको मान लीजिए एजुकेशनल स्टडीज, फिलोसफी वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी एजुकेशनल स्टडीज की यूनिट स्ट्रांग होगी, या आपकी करिकुलम स्टडीज की यूनिट स्ट्रांग होगी, या आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट स्ट्रांग होगी। ठीक है, कोई भी यूनिट आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ऐसा तो जरूर होगा। नहीं है ऐसा, जो यूनिट वीक है आपकी, जिसमें आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, उसको भी हाईलाइट करो, उस पर भी स्टार मार्क करो। जैसे मान लो यूनिट टू के क्वेश्चन गलत होते हैं, या रिसर्च के क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, या आपके टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो पहले आपको ये देख लेना है कि आपकी प्लस वाली यूनिट कौन कौन सी है जिसमें आप अच्छा करते हो, और माइनस में कौन सी यूनिट है। बस अब उसके अकॉर्डिंग डेज डिसाइड कर दो। अब एजुकेशनल स्टडीज आपको पता है कि आप उस पर कमांड है, आपको पहले से उसको पढ़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन भी उसके सही बना लेते हैं आप। तो आपको जैसे अब आपके पास 70 डेज है, 70 डेज मैक्सिमम मैक्सिमम 70 दिन की ये प्लानिंग होने वाली है, जिसमें आपको पेपर वन की भी 10 यूनिट कवर करना है और पेपर टू एजुकेशन की तो 10 यूनिट कवर करना है। अब आप जैसे 70 डेज है तो इसको आप 10 में डिवाइड कर देंगे। 7 डेज मैक्सिमम एक यूनिट पर आना चाहिए, 7 डेज। और 7 डेज सिर्फ सफिशियंट नहीं है यूनिट को कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरी चीज भी है जो है पेपर वन। इसमें भी आप 70 डेज ही है, अलग से तो 70 डेज मिलेगा नहीं, साथ में ही लेकर के चलना है। इसमें भी आपको 7 डेज जो है डिवाइड कर देना है। तो एक यूनिट को रिलेट कर लो। ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपका जैसे एजुकेशनल स्टडीज है, इसके साथ आप कौन सी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, या मान लीजिए रिसर्च पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ना है। रिलेटेड यूनिट पढ़ो, तो हमारे एजुकेशन में तो काफी यूनिट रिलेटेड भी है। जैसे रिसर्च इन एजुकेशन की मैं बात करूं तो रिसर्च इन एजुकेशन आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो जिस दिन आप रिसर्च इन एजुकेशन को पढ़ रहे होते हैं उसी दिन रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ लीजिए। ये तरीका होता है, ये स्मार्ट वे होता है, ताकि आपको पेपर वन पेपर टू दोनों को बैलेंस बना करके तैयारी करते रहें आप। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको एजुकेशनल स्टडीज कैसे पढ़ना है। यूनिट वन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 7 डेज का पूरा पूरा टारगेट लेकर के चलेंगे। पेपर टू का ये 7 डेज, इसमें आपको एजुकेशनल स्टडीज यूनिट वन कवर करना है। देखिए, आपने अगर पहले से पढ़ रखा है, कोई कोर्स ले रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट्स बनी हुई होगी, ऑलरेडी आपके पास बुक्स होंगी, ऑलरेडी आपके पास मटेरियल होगा, बस उसका रिवीजन रिवीजन करना है। ठीक है, लेकिन जो नए लर्नर्स हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल इस फील्ड में कदम ही रखा है और जो जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए, तो आपने इस 70 दिन में 7 दिन की प्लानिंग कर ली एजुकेशनल स्टडीज की, और इसके साथ एक लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि टफ यूनिट पहले पढ़ के रखो। लॉजिकल रीजनिंग 2 यूनिट आप पेपर वन के लिए लॉजिकल रीजनिंग, और पेपर टू एजुकेशन के लिए एजुकेशनल स्टडीज, ये ले लिया। और इसके अलावा आपने प्लानिंग बनाई कि मुझे पहले एजुकेशनल स्टडीज के पार्ट ए सेक्शन में जो इंडियन फिलोसफी है उसको कवर करना है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी,
इसे पढ़ना है। और एलआर को जो है आपने बाइफरकेट कर लिया अलग अलग पार्ट में कि पहले मुझे सिलोजिज्म पढ़ना है, उसके बाद इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ना है, उसके बाद मुझे टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लेंगे कि क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से, इम्पॉसिबल नहीं है। 7 डेज काफी है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रही हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ भी लेकर के बैठ गए हैं और आप सोचे कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। आपको एक अच्छे से प्लानिंग बना करके तैयारी करना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहिए। ये बहुत काम की चीज होती है। अपनी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाओ, और इंटरेस्टिंग बनेगी कैसी, जब आपके पास ऑलरेडी गोल होगा, ऑलरेडी कुछ करने के लिए एक ड्राइव होगी। ठीक है, तो तभी आप ये सब काम करोगे। अगर अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है तो आप ये सब बिल्कुल फालतू की चीजें लग रही होंगी। तो लॉजिकल रीजनिंग आपने जो है बाइफरकेट कर लिया, डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट्स में, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स को रिवाइज करो अच्छे से। और कुछ नई चीज मिलती है कहीं से भी, मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, मैं कहती हूँ आपके पास केवीएस वदान है पेपर 1, या हमारे जेआरएफ अड्डा का कोर्स है, लर्नर्स जो ऑलरेडी पेड लर्नर्स है उनके लिए भी स्ट्रेटेजी काम की है। जेआरएफ अड्डा का कोर्स है, तो आपने एक कोर्स उठाया, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लगाई है, लॉजिकल रीजनिंग की अदिति मैम की क्लास लगाई, और उसमें जो है क्लास को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, रिविजन करना स्टार्ट कर दिया, या आपने जो लिखा होगा उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब वो 3 से 4 दिन में या 7 डेज में कंप्लीट करना है, ऐसा टारगेट होना चाहिए। साथ साथ आपको ये पेपर 2 भी लेकर के चलना है। पेपर 2 तो बहुत वास्ट होता है, तो आपको पहले इंडियन फिलोसफी कवर कर लेना है इसमें, उसके बाद वेस्टर्न फिलोसफी के बाद आपको थिंकर्स का पार्ट कवर करना है। तो ये सब आप खुद प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे डे बाय डे, मतलब घंटे के हिसाब से आपको टॉपिक कवर करना है। अब आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आपका कुछ मार्क्स से रह जाता है तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ, और अगर आप नए भी हो तो आप ऐसी सिस्टमेटिक प्लानिंग करोगे इस फील्ड में तो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे। बस, तो ये स्ट्रेटेजी हो गई यूनिट नंबर 1 की, मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तो ये देखो ये भी बहुत टारगेटेड यूनिट है, एनटीए से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेसिस पे तैयारी करिए। हर यूनिट के लिए मेरा सजेशन ये है कि पीवाईक्यूज की बेसिस पे तैयारी करो। नोट्स आपके पास हैं, बुक आपके पास है, आपने पीजी में पढ़ा होगा, कोई कोर्स लिया होगा, तो उसमें रिविजन करते जाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए। हमारे कोर्स में क्या होता है कि हम लोग यूनिट वाइज प्लानिंग करते हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। तो उससे आपको अगर मान लीजिए यूनिट 2 का क्वेश्चन करना है तो आपने यूनिट 2 के क्वेश्चन सिर्फ देख लिए, यूनिट 2 की थ्योरी करनी है तो सिर्फ थ्योरी देख ली। तो ये इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बट आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो आप सेल्फ स्टडी करिए। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहा है, ये आप रिलेट कर लेंगे हायर एजुकेशन के साथ। ठीक है, अब आप हायर एजुकेशन और यूनिट 2 को साथ साथ पढ़ो। एक यूनिट हो गई कवर 7 दिन में, अब बचे हुए 7 दिन में हायर एजुकेशन और यूनिट 2 करो। हायर पेपर 1 के लिए, हायर एजुकेशन बहुत वास्ट यूनिट है, इसमें प्री इंडिपेंडेंस कमीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, और इसके अलावा बहुत कुछ जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज थी उसको पढ़ना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस क्या रिकमेंडेशन करती है उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये आप कहाँ से रिलेट करेंगे, आप पेपर 2 यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता होगा तो आपका पेपर 1 में भी इससे हेल्प हो जाएगी। आपने देखा भी है कितने हायर एजुकेशन से क्वेश्चन इस बार आए थे। तो चलो ये हो गया। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 की मैं बात करूं, लर्निंग प्रोसेस। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से समझ लीजिए डायरेक्टली रिलेटेड होता जा रहा है। पहले यूनिट 7 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट 7 है, उसमें बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल सीधे सीधे उसी से रिलेटेड, जैसे आप मान लीजिए लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करो, या मेजरमेंट इवेल्युएशन की बात करो, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करो, ये यूनिट 8 से आप रिलेट कर सकते थे। लेकिन अब लर्निंग प्रोसेस में जो थ्योरीज है, बंडूरा की थ्योरी हो गई, या जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिविज्म की थ्योरी है, या बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, जो हम लोगों ने क्लासेस में कवर भी किया है कुछ कुछ, तो आप उसमें जो है पूरा की पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड वहां से कवर कर सकती हैं। तो यूनिट 7 और आपका यूनिट नंबर 3 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा।
समझना तो है ही, लेकिन जो कुछ नए नए वर्ड्स आ जाते हैं ना, बिल्कुल अटपटे से आपको लगते होंगे, उसको लर्न भी करना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। अब शेड्यूलिंग है, री की शेड्यूल है, आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। पहले यूसीएस आता है कि सीएस आता है, बेल पहले बजेगी कि फूड पहले आएगा, इसमें कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो ये यूनिट 3 को पढ़ने का समझने का तरीका होगा। अब बात करूं मैं टीचर एजुकेशन की, तो देखो एजुकेशन का पेपर देने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, और बीएड के बच्चे भी ये पेपर, बीएड एमएड वाले स्टूडेंट भी देते हैं, तो टीचर एजुकेशन से क्वेश्चन बनना बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्वेश्चन आता ही है, 10-10 क्वेश्चन आते हैं हर सेट में। टीचर एजुकेशन की यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसमें भी कमीशन कमिटीज है, आपकी मोस्टली यूनिट में कमीशन कमिटीज चलेंगी, टीचर एजुकेशन में चलेगी, यूनिट 5 में चलेगी, यूनिट 10 में चलेगी, यूनिट 2 में तो रहेगी रहेगी। तो आप कमीशन कमिटीज को एक बार इतने अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ये स्ट्रेटेजी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कमीशन कमिटीज की, कमीशन कमिटीज की ऐसी तैयारी करिए कि आप जो है यूनिट 5 में भी उसको कवर कर लें, यूनिट 10 में भी कवर कर लीजिए, एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, यूनिट 2 में भी कवर होगा वो, यूनिट 4 में भी होगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जिसमें आप प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1948 से लेकर के रिसेंट तक 2020 की नीति तक सब कुछ आपको पढ़ना है। 1948 राधा कृष्ण कमीशन से लेकर के 2020 की नीति, ये टॉपिक आपका, आपको पेपर 1 में भी अच्छा मार्क्स दिला सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, और पेपर 2 के लिए तो है ही। तो टीचर एजुकेशन को आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। अच्छे से कवर करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी नोट्स होगी, जो भी आपके पास मटेरियल होगा, नहीं मटेरियल है तो आप कोर्स देख सकते हैं, कोर्स भी नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी से जो आपने पीजी में बुक्स पढ़ी होगी उस बुक को रेफर करो, ठीक है, बुक्स देखो, टीचर एजुकेशन से कौन सी किताबें आपने पढ़ी थी, उस किताब से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बस 7 डेज में। 7 डेज से ज्यादा जाएंगे दूसरी यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 7 डेज में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि सिलेबस भी कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस यूनिट के सॉल्व कर लो, आप रिवीजन भी कर ले, आपको चीजें लर्न भी हो जाए, लर्न करने के बाद आप उसे रिटेन भी कर पाए। तो इतना सब कुछ आपको 7 दिन में करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं कैसे आपको स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश कर रही हूँ, पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 को भी आप कैसे रिलेट कर सकते हो, यही है 70 दिन का प्लान। अब आ जाओ रिसर्च इन एजुकेशन, तो ये तो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है, रिसर्च इन एजुकेशन और बहुत वास्ट है, हम एजुकेशन में बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर कोई यूनिट आपकी स्ट्रांग है जिसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आप रिसर्च इन एजुकेशन को 10 दिन रखिए, 10 डेज अभी से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिसर्च इन एजुकेशन को पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ साथ लेकर चलो, ताकि आपका रिसर्च बिल्कुल टॉपिक तैयार हो जाए। इसमें देखो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल से पेपर 2 में तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2-4 बार से, लेकिन पेपर 1 में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दिख रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल के पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। अब न्यूमेरिकल में आपको टी टेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है, पी वैल्यू क्या होती है, और हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पेपर 2 से तैयार होगा। पेपर 2 से जब आप डीप में पढ़ोगे ना, पेपर 2 एजुकेशन में, वहां से तैयार होगा। और कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, वो रिसर्च एप्टीट्यूड को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो देखो इसको पहले से आपको पढ़ के रखना चाहिए, इसके जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको समझना चाहिए। अगर पूछ लिया पोस्ट हॉक फैलेसी या पोस्ट हॉक इफेक्ट क्या है, तो वो किस रिसर्च से रिलेटेड है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिजाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, बहुत सारी डिजाइन होती हैं। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में नए टर्म्स यूज होंगे जो आप अपने सब्जेक्ट से नहीं पढ़ते हो कई बार, ठीक है। तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पहले से आप इसको, यानी अभी आप ये सबसे पहले स्टार्ट ही करो रिसर्च एप्टीट्यूड से, क्योंकि ये एक बार आपने तैयारी कर ली, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो ये आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ यूजीसी नेट के पेपर में, बल्कि जितने भी सेट के एग्जाम होते हैं वहां भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमन है। इसके अलावा कॉमन किस चीज में, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं वहां तो रिसर्च आएगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट पीएचडी इंटरव्यू, पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपका ये पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पर तो सिर्फ रिसर्च से बातचीत होती है। तो आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला पूरा की पूरा यूनिट
पहले पढ़ के रखना है, पहले से स्टार्ट कर दो, अभी से आज से ही इसको तैयारी शुरू करो। तैयारी में आपके लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? पहले तो नोट्स, अगर आपकी नहीं बनी हुई है, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप देखो डिटेल में बैठ जाओगे लिखना तो वो 70 दिन कहाँ जाएंगे नहीं पता चलेगा, केवल एक यूनिट में ही ले सकता है। लेकिन आप यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, टाइमर लगाएंगे कि नहीं 7 डेज मीन 7 डेज, तो नोट्स भी बना लोगे, उसमें रिवीजन भी करना है डेली बेसिस पे। जैसे आज जो नोट्स बनाई आपने, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, 3 टॉपिक का एक दिन में नोट्स बनाया। अब दूसरे दिन आपका एक प्लान होना चाहिए कि मॉर्निंग में उसको रिवाइज कर लो, दूसरे दिन जब आप नया टॉपिक स्टार्ट करो ताकि आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो एक नोट्स बना करके, लिख करके, समझने में ज्यादा दिन तक आपको वो कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सब ऐसे टॉपिक है जो मैं बिना देखे आपको बता पा रही हूँ। तो आपको भी ये सब टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक टॉपिक का नाम लिया कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, अब इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने स्केल ऑफ मेजरमेंट का नाम ले लिया। स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है, किसने दिया है, किस लेवल पे बात करता है, क्या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्केल ऑफ मेजरमेंट दूसरे स्केल ऑफ मेजरमेंट से कैसे अलग है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उनको मैंने बताया रिसर्च एप्टीट्यूड को पेपर 2 के साथ कैसे रिलेट करना है। अब आ जाओ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, मेरी फेवरेट यूनिट, बहुत इजी यूनिट है ये, और क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आप लोगों को भी लगता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत मतलब कंफर्टेबल उनको रहता है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। तो इसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक मिलेंगे, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पेडागोजी यूनिट 7, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। देखो यहां से आप पढ़ोगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे? लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेजरमेंट इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में पढ़ते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहां से कवर हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। और बात मैं करूं तो पेडागोजी, एंड्रोगोजी में फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, इंटरेक्शन एनालिसिस, गैलोवे के इंटरेक्शन एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, रूब्रिक्स वगैरह का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फील्ड रूब्रिक्स का प्रयोग करके फील्ड एंगेजमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, यानी जो डिफरेंट असेसमेंट टूल है वहां से ये नए नए असेसमेंट टूल, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में भी कभी कभी पूछ ले रहे हैं। तो आपको ये सब टॉपिक्स तैयार करना चाहिए। और आपको अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी स्ट्रांग होगी, तो उनका ये सब टॉपिक तैयार होगा, बस वो रिवीजन कर रहे होंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद जो साथ साथ चीजें चलेंगी 7 डेज में, वो क्या है? वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो, दोनों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आप यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, दैट्स इट, ओके, दैट इज गुड। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन करो, क्योंकि आप टाइम में अगर क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे तो आप पैटर्न नहीं समझेंगे, पैटर्न नहीं समझेंगे तो आपको आपकी हैबिट भी नहीं होगी वो चीज कि आपको कैसे फेस करना है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को। इसलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको कॉन्सेप्ट पता चल पाता है कि क्या एनटीए की डिमांड है, एनटीए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ये सारी चीजें। तो बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है। टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन को आप जो है, छोटी यूनिट है, आसानी से 3-4 दिन में हो सकती है, लेकिन 7 डेज में मैक्सिमम टाइम है। किसी में आपने 10 डेज लगा दिया तो बचे हुए 4 दिन को इस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में दे दो। एजुकेशनल मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स यूनिट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको पहले से नहीं पढ़ते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी थ्योरीज है, लीडरशिप से रिलेटेड है और पोस्ट कॉप है और स्वॉट एनालिसिस है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल तैयार करके जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंपलसरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 7 डेज का प्लान आप ऐसे बनाओ कि 7 डेज में आप पेपर 1 का भी टॉपिक लेके चलो, एक यूनिट, और पेपर 2 एजुकेशन का भी टॉपिक लेके चलो। पूरी की पूरी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरी स्ट्रैटेजी का जो मेन पॉइंट निकल कर आपके सामने आया है वो ये है कि अंडरस्टैंड करना है सिलेबस। ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अब सिलेबस को अपने पास रखोगे तभी तो यूनिट वाइज आपकी तैयारी होगी। सिलेबस सामने रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखा और नोट्स बनाना स्टार्ट किया। अगर आपकी नोट्स नहीं बनी हुई है और बनी हुई है तो रिवीजन स्टार्ट करिए। ठीक है, मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आपके पास हैंड रिटन आपकी नोट्स है तो आपको किसी कोर्स को देखने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, वो सफिशियंट है। उतना ही आप रिवाइज कर लीजिए तो बहुत कुछ है। 20 यूनिट की बात कर रहे हैं, 20 यूनिट पे 20,000 टॉपिक होंगे। ठीक है, रिलायबल बुक को पढ़ना है। अब जैसे मैंने आपको टीचर एजुकेशन के लिए बोला या करिकुलम स्टडीज के लिए बोला, ये सब जो यूनिट को तैयार करना है, अगर आपने पीजी में कुछ रिलायबल बुक्स पढ़ी हैं या ऑथेंटिक बुक पढ़ी हैं तो उसी बुक को प्रेफर करो और उसी बुक से आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लान बताया मैंने पेपर 2 एजुकेशन के लिए, प्लान बताया मैंने पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। क्लियर हो गया? तो आप क्या करेंगे, आज से अपने सामने एक A4 साइज का पेज लीजिए, A4 साइज में लिख दीजिए 70 डेज लेफ्ट, 70 डेज लेफ्ट। उसके बाद आपको 10 की 10 यूनिट को ऐसे बना लीजिएगा, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, DI, MR, LR, ICT, PD, हायर एजुकेशन। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के सामने यूनिट 7 लिख लो एजुकेशन का, कोई नहीं बताएगा ये। रिसर्च एप्टीट्यूड के सामने यूनिट 6 लिख लो एजुकेशन की। DI को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। MR ये सब छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जो यूनिट मुझे नहीं आती उसको छोड़ के जाएंगे। भैया एक DI डेली प्रैक्टिस करना है, 1 DI प्रैक्टिस डेली करना है, MR की प्रैक्टिस डेली करना है। हम कहते हैं 10 मिनट आपको दो, आप इस यूनिट को दो 10 मिनट ओनली। बहुत अच्छा है कि आप रोज 10 मिनट दो। इसकी एक दिन पहले ही आप DI पढ़ के जा रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो सही होंगे क्वेश्चन, नहीं हो सकते हैं। तो आप 10 मिनट दीजिए MR के लिए, DI के लिए। ऐसी यूनिट में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो 10 क्वेश्चन सिलेक्शन दिला देगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग, ICT, PDE, हायर एजुकेशन, डेज में डिवाइड कर लो कि किस किस दिन कौन कौन सी यूनिट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपने 7 दिन कर लिया तो एक दिन में ये टॉपिक, दूसरे दिन में ये टॉपिक, तीसरे दिन में ऐसा टॉपिक। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं बताऊं तो आपने टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एक दिन कवर किया, मूक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट एक दिन कवर किया, लर्निंग थ्योरीज एक दिन कवर कर ली। ऐसे करके आपकी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कवर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। साथ साथ क्वेश्चन चल ही रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो डेली। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप अदिति मैम की क्लासेस देखते हैं, अदिति टपारिया मैम की क्लासेस देखते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको वहां से कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे अदिति मैम की बहुत सारी क्लासेस हैं, मैराथन है, वहां से आप कवर कर लो। यूनिट 6 अपने लेवल पे कंप्लीट करते रहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेढ़े क्वेश्चन जो आते हैं यूजीसी नेट पे वो कम्युनिकेशन को, तो इसका इसका कमांड आप कैसे बनाओगे? इसका कमांड PYQ से बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जितना ज्यादा करके जाएंगे चांस बनेगा आपका सही क्वेश्चन सॉल्व करने का। कॉम्प्रिहेंशन भी देख लो, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपके 5 क्वेश्चन नंबर रखे हुए गलत करके चले आते हैं बच्चे। आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो DI हो गया प्रैक्टिस बेसिस, MR हो गया और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके जाना है। लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, पहले से पढ़ के रखिए, नया नया नहीं लगना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग, ICT, PDE, हायर एजुकेशन, ये बात नहीं की। उससे इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे नए लर्नर्स होंगे। जस्ट बहुत सारे हमारे नए लर्नर्स होंगे तो उनको लग रहा होगा कि क्या बात हो रही है, कैसे अब होगा, 70 दिन बहुत कम दिन बचे हुए हैं, हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देती हूँ। कितना भी टफ यूजीसी नेट का पेपर हो, कितना भी टफ हो, अगर आपका डिटर्मिनेशन हाई है ना, आप बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे ये 70 दिन अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जब भी आप प्रिपरेशन करिए, आपको अगर ये चीज चाहिए, नेट क्लियर करना है, तो आप ये सोचिए कि अपनी लाइफ में अभी तक जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत आपको करना है, हार्डवर्क आपको सबसे ज्यादा करना है। और अगर आपने अपनी लाइफ का अभी तक का सबसे ज्यादा हार्डवर्क कर लिया ये 70 दिनों में, तो आप नए लर्नर हैं, पुराने हैं, अभी आए हैं इस फील्ड में, पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से आपका बहुत कुछ तैयार है या नहीं तैयार है, बिल्कुल फील्ड में कदम रखा है, आप क्रैक कर जाओगे। 100% ये चीज वर्क करती है। हार्डवर्क से ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हार्डवर्क से ऊपर कोई प्लान नहीं है। ये 70 दिन तब काम आएंगे जब आप हार्डवर्क करोगे। ठीक है, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करती हूँ, स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन स्मार्ट वर्क
विद हार्ड वर्क। ठीक है, तो आपको जैसे अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि PhD कैग, ये तो आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, ये तो आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, आपको रटा हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि P का मतलब होता है प्रॉब्लम, H का मतलब होता है हाइपोथेसिस, D का मतलब होता है डिजाइन, C का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, A का मतलब होता है एनालिसिस और G का मतलब होता है जनरलाइजेशन। ये कैसे आएगा? ये हार्ड वर्क से आएगा, जब आप उसके सारे स्टेप्स पढ़ के रखोगे। तो स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, यूज दिस 70 डेज, मतलब प्रॉपर तरीके से। और इसमें आपको पेपर 1 लेकर के चलना है, पेपर 2 लेकर के चलना है। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी करा सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपकी तैयारी करा सकता है, तो एक बैच ले लो। वहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओगे। मतलब पढ़ाई तो करनी है, क्लासेस तो करनी है, और नोट्स बनाने हैं, डेली बेसिस पे पढ़ना है, लेकिन आपको ये मटेरियल ढूंढने की टेंशन नहीं होगी। मटेरियल आपको एक जगह पे मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स में प्रीमियम वाली तैयारी, आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कहीं से नहीं देखने होंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस प्रीमियम कोर्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये 70 दिन का प्लान था, आप सब लोग फॉलो जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लासेस में। क्लासेस का टाइम आपको पता है, 7:30 बजे शाम को क्लास होती है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम लोग शाम को 7:30 बजे।